हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 11th क्लास का फिजिक्स की आरंभ कर रहा हूँ और इसका सबसे पहला चैप्टर है भौतिक जगत। एक भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, तो ये भौतिक जगत है क्या? तो किसे कहते हैं भौतिक जगत? जितनी भी आप अपने आसपास चलते हुए घूमते हुए मशीनें देखते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, ये सब भौतिक जगत के अंतर्गत आता है। जैसे आप वाहन चला रहे हैं तो आपका वाहन एक भौतिक जगत का ही एक उदाहरण है। आप अन्य कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो ये भौतिक जगत ही है। आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर आप तरह तरह के प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी भौतिक जगत का ही एक एग्जाम्पल है। आप कंप्यूटर, नेट, इसके इंटरनेट भी कहते हैं, ये भी भौतिक जगत का ही है। तो भौतिक विज्ञान ने ये बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो मनुष्य के उपयोगी हैं। जो ये जितने भी जो आविष्कार किए गए हैं, जितने भी आपके इन्वेंशंस किए गए हैं, नई नई प्रकार की मशीनें बनाई गई हैं, ये सभी मशीनें मनुष्य की प्रगति, विकास और उन्नति के लिए बनाई गई हैं। बिजली, हमारे घरों में बिजली चलती है तो आप देखते हैं कि बिजली के आते ही पूरा घर जगमगा उठता है। इसका मतलब ये है कि इससे हमारे जितना भी जो अंधकार होता है, हम उसको दूर करने में सहायक होते हैं। तो ये जो बिजली है, इससे बहुत सारी मशीनें चलाई जाती हैं। बिजली विकास की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। बिजली के बगैर कोई भी मशीन आज काम नहीं करती। पहले जब बिजली का उत्पादन नहीं हुआ था, तब लोग हाथ से काम किया करते थे, लेकिन हाथ से काम करने में भारी भरकम कार्यों को नहीं किया जा सकता था। लेकिन एक बिजली की मदद से, बिजली की मशीन के द्वारा बहुत ही भारी भरकम कार्य को भी हम आसानी से कर सकते हैं। आप यही नहीं, इंजीनियरिंग का क्षेत्र देख लें, उसमें अनेक कितनी भारी भारी मशीनें होती हैं जो भारी भारी वस्तुओं को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इसी प्रकार से अगर आप मेडिकल का क्षेत्र देखें तो मेडिकल क्षेत्र के अंदर जितनी मशीनें हैं, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो सोनोग्राफी हो, ये सब भौतिक विज्ञान की देन है। भौतिक विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को बहुत आसान बना दिया है। तो भौतिक विज्ञान पूरे विश्व की, पूरे जनमानस की विकास की, उन्नति की और प्रगति की रीढ़ की हड्डी है। बगैर भौतिक विज्ञान के आप किसी प्रकार के मशीन की, किसी प्रकार की आप छोटे मोटे उपकरण की कल्पना नहीं कर सकते। तो भौतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आपको अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट दिए होते हैं और ये सभी मानव कल्याण के लिए होते हैं। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना, उनको चलाना, उनकी एक निश्चित समय सीमा, उसकी एक निश्चित लिमिट होती है। उस लिमिट के अनुसार ही अगर आप काम करेंगे तो ही मशीनें सही प्रकार से काम करेंगी, और अगर आपने उन नियमों को तोड़ दिया तो ये मशीनें एक विनाशकारी रूप भी ले लेती हैं। आज बिजली का उत्पादन होता है, पानी से भी होता है, वायु से भी होता है, यहाँ तक कि आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, नाव की भट्टियाँ होती हैं, उनसे भी बिजली का उत्पादन होता है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी तापीय ऊर्जा है, इससे भी होता है बिजली का उत्पादन। आप देखते हैं सूर्य से इतनी सारी ऊर्जा आती है, इस सौर ऊर्जा से भी बिजली का उत्पादन होता है। तो हमारे पास क्या है, ये जितने भी साधन बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं
जिससे कि मनुष्य को आसानी से बिजली मिल सके और सभी उपकरण सही तरीके से काम कर सकें। आप देखते हैं कि जितने भी मशीनें अगर बिजली चली जाती है या बिजली बंद हो जाती है तो उस स्थिति में सारे काम ठप हो जाते हैं। तो ये सभी उपकरण जो होते हैं वो बिजली से चलायमान होते हैं। अब अगर छोटे छोटे उपकरण होते हैं तो उनको हम सेल या बैटरी से चला लेते हैं, लेकिन जो भारी भरकम मशीनें होती हैं उनके लिए तो विद्युत की ही आवश्यकता पड़ती है। आज आप घर बैठे टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर अनेक प्रोग्राम, घटना यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर होती है लेकिन आप अपने घर पर बैठे हुए देखते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप बहुत दूर की वस्तुओं को भी आप घर बैठे देख सकते हैं। जितने भी आकाशीय पिंड हैं उन सब आकाशीय पिंडों की गति को, जितने भी आकाशीय पिंडों की गति होती है उसको भी आप अपने टीवी पर देख सकते हैं, अपने आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। अनेक तरह के प्रोग्राम जो आते हैं वो सब इसकी देन है। उपग्रह, जो संचार उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, ये सभी उपग्रह आपको सभी तरह की सूचनाएं लगातार देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण की हो अथवा भूगर्भीय हो अथवा अन्य कोई प्रकार की कोई काम चल रहा हो तो उसकी भी आपको जानकारी दे सकते हैं। हमारे देश की जो भिन्न भिन्न देश हैं उनकी जो सीमाओं पर जितनी भी फोर्स लगी हुई है आप उसको भी एक्टिव होते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक कि नेताओं की जो सभाएं होती हैं उनको भी आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर ही बैठे हुए सब कुछ देख सकते हैं। ये सब भौतिक जगत ही है। आप इतना देखते हैं कितनी सारा मतलब बादलों से पानी बरसता है, ऐसा लगता है जैसे महाप्रलय आ गया और नदियों नालों के अंदर उफान आ जाता है, लेकिन यही उफान कुछ समय बाद शांत हो जाता है। तो ये जितनी भी जो घटनाएं हैं वो क्षणिक रूप से होती हैं, यानी कुछ ही टाइम के लिए रहती हैं। उसके बाद फिर ये सारी जनजीवन फिर से एक पटरी पर आ जाता है, एक नॉर्मलिटी पर आ जाता है। तो हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी आपको सुख सुविधाएं दी गई हैं ये सब भौतिक विज्ञान की ही देन है। तो इस भौतिक जगत के अंदर हमें हमारे विषय ने बहुत कुछ दिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी अच्छी अच्छी खोजें की हैं जो सब मनुष्य के लिए ही बनाई गई हैं, क्योंकि ये सभी वस्तुओं का उपभोग भी मनुष्य ही करता है। तो मनुष्य की सुख सुविधा को देखते हुए आगे भविष्य में उन्हीं वस्तुओं के द्वारा कुछ नए और अन्य प्रकार के आविष्कार करने, कुछ अन्य प्रकार की खोज करने के लिए भी इन्हीं मशीनों से प्रेरणा मिलता है। तो हम इस प्रकार से इस पूरी दुनिया में जितने भी वस्तुएं होती हैं उन सभी का ठीक प्रकार से, उन सभी मशीनों का ठीक प्रकार से उपयोग करते हुए और हम विकास और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर, जिसमें आप देखते हैं कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी छोटी संख्या हो, उसका आप गुणा भाग जोड़ और अन्य प्रकार के कई प्रोग्राम देख सकते हैं। ऑनलाइन आप टीचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। आपको विद्यालय या अन्य कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल सभी पढ़ाई जो होती है वो सब ऑनलाइन हो रही है। तो ये सब किससे संभव है? ये तकनीक से संभव है। तो जितनी भी आधुनिक तकनीक जो दी गई है उसका जन्मदाता ही भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान ने मनुष्य को, जीवन को बहुत ही आसान और बहुत ही सामान्य बना दिया है। पहले मनुष्य के जो आना जाना हुआ करता था, पैदल आते जाते थे, लेकिन आजकल पैदल कोई नहीं जाता है। सभी या तो अपने वाहनों से जाते हैं या फिर कोई बसों से जाता है, कोई हवाई जहाज से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है। तो ये सब क्या है? भौतिक विज्ञान की देन है। तो भौतिक विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत कुछ दिया गया है। अगर इन्हीं मशीनों को आप नियमित रूप से अच्छे तरीके से चलाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। लेकिन अगर इन्हीं को आपने अनियमित तरीके से चलाया तो यही आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो बनाई गई हैं आपकी उन्नति और विकास के लिए, लेकिन इनका उपयोग करना मनुष्य के हाथ में होता है कि वो किस तरीके से इसका उपयोग करता है। तो इस भौतिक जगत के अंदर ये सभी जो मशीन है वो सब
भौतिक जगत कहलाता है। तो हम सुबह जब उठते हैं उससे लेकर के और जब तक सोते हैं तब तक हमारे आसपास अनेक प्रकार की मशीनें हमें दिखाई देती हैं। ये सब भौतिक विज्ञान की देन है। तो अब मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि जो प्रकृति है उस प्रकृति में मूल बल कौन कौन से होते हैं। प्रकृति के मूल बल, ये 4 प्रकार के बल होते हैं। सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का मूर्त रूप जो है वो न्यूटन ने दिया था। उसने ये कहा था कि ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसी गुण को इसी बल को आकर्षण बल कहते हैं। तो उसने कहा था कि ब्रह्मांड के एक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल उन कणों के या द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन ने केपलर के नियमों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने ये निष्कर्ष निकाला, वो इसमें आपका ये गुरुत्वाकर्षण बल है। जो ये न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल दो कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैसे गुरुत्वाकर्षण का एक पूरा चैप्टर है, उसके में आपको ये सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन यहाँ तो पूरे एक एलिमेंट्री ही आपको बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये दो बिंदु आवेश ये मास पार्टिकल हैं, एक का द्रव्यमान m2 दूसरे का द्रव्यमान, इनके बीच की दूरी r के बराबर मान लेते हैं। ये यहाँ पर a और ये b, ये मास पार्टिकल। तो ये बल क्या कहता है, F समानुपाती m1 m2 और कहता है F समानुपाती 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो F समानुपाती m1 m2/r², और इसी को F - G m1 m2/r²
r²। जहाँ g एक नियतांक होता है, जहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। माइनस चिन्ह जो लगा हुआ है ये इसके आकर्षित होने का प्रमाण है, यानी कि माइनस चिन्ह जो होता है वो ये व्यक्त करता है कि ये जो बल है वो आकर्षण बल होता है। ऋण चिन्ह आकर्षण बल को व्यक्त करता है। तो ये जो गुण होता है वो प्रकृति का मौलिक बल है, और साथ में ये बल जो तो प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। जो यह प्रकृति का सबसे दुर्बल बल होता है। यह सदैव आकर्षण बल है, यह सदैव आकर्षण बल होता है, यानी इसमें प्रतिकर्षण कभी नहीं होता। इसकी परास नाभिकीय दूरी से लेकर कई हजार किलोमीटर तक होती है। तो नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच में भी ये बल काम करता है, और वहाँ से लेकर के कई हजार किलोमीटर, यानी यहाँ से सूर्य और सूर्य से भी बहुत ज़्यादा आगे, तो जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं वो सभी इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बंधे रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसके कारण कि हमारा वातावरण यानी पर्यावरण बना हुआ है। इसमें अनेक प्रकार की गैसेज हैं जो ये, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इस बल के कारण ये सभी ग्लोब बना हुआ है जो ये। दूसरा जो बल होता है वो है विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल ये आवेशों के बीच में बल होता है, और साथ ही साथ जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उनमें भी ये बल कार्य करता है। तो इसमें दो शब्द हैं, विद्युत और चुंबकीय। विद्युत का अर्थ होता है धनावेश ऋणावेश के बीच में कूलाम बल, और जो चुंबकीय बल, तो चुंबक में क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, ठीक है। तो ये जो बल होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं या समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश या विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव होते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित, सजातीय प्रतिकर्षण और विजातीय आकर्षण। तो इस तरीके से ये जो बल होता है
सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण बल होता है। ये तो आवेशों के लिए हो गया। इसी प्रकार से सजातीय चुंबकीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय चुंबकीय ध्रुवों में आकर्षण बल होता है। तो पहले भाई हम चुंबकीय विद्युत बल लें, फिर चुंबकीय बल लें, फिर दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दें। तो इसका फॉर्मूला होता है सूत्र F इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B। तो इस सूत्र में जो है आपका जो Q जो होता है ये आवेश है, जो जहां Q आवेश, E विद्युत क्षेत्र, V कण का वेग और B चुंबकीय क्षेत्र। तो ये दोनों बलों का एक मिक्सअप है, इसके अंदर दोनों को एक करके बनाया गया है जो ये। तो जब कभी कोई भी आवेशित कण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो ये बल इस पर कार्य करते हैं। इसको विद्युत बल कहते हैं और इसको चुंबकीय बल कहते हैं। तो ये इक्वल टू होता है विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। तो ये जो बल होता है वो गुरुत्वीय बल से स्ट्रांग होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा होता है जो है ये। इसकी जो परास होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। यह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो दोनों प्रकार के बल होते हैं, इसलिए इसका मतलब ये होता है कि भाई इसमें आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक तीव्र होता है।
इसकी परास की परास नाभिकीय दूरी से कई किलोमीटर तक होती है। तो नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में भी ये बल कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें भी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं उनमें भी कार्य करता है। उसके साथ साथ ये बाहर भी अगर आवेश उपस्थित होंगे तो उनमें भी कार्य करता है। जो जितने भी ध्रुवीय अणु होते हैं उनके बीच में ध्रुवीय अणु होते हैं उनमें धन और ऋण आवेश होते हैं, उनके बीच में ये बल कार्य करता है। तो ये जो बल होता है वो इसकी जो दूरी होती है वो नाभिक की दूरी से लेकर के कई किलोमीटर तक कार्य करती है। तो ये है विद्युत चुम्बकीय बल। तीसरा बल है दुर्बल या क्षीण बल। ये कब होता है? जब किसी नाभिक से अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं उस समय ये बल कार्य करता है। लेकिन खास तौर से ये तभी कार्य करता है जब नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है। उसका कारण ये है कि बीटा कण के साथ साथ उसमें एक कण और उत्सर्जित होता है जिसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। उस समय नाभिक और इन कणों के बीच में जो बल कार्य करता है उसे हम क्षीण बल कहते हैं। नाभिक से बीटा कण उत्सर्जन होने पर न्यूट्रिनो नामक कण का भी उत्सर्जन होता है। इस स्थिति में कणों के कण तथा नाभिक के बीच क्षीण बल कार्य करता है। हालांकि इस बल का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके अंदर कोई सूत्र नहीं है कि भाई हम इसको कैसे निकालेंगे, लेकिन ये निश्चित है कणों का उत्सर्जन होता है तो उसमें बल तो कार्य करेगा ही। या आवेशित कण है तो ये वहाँ पर एक कूलम्ब बल भी हो सकता है, क्योंकि कण गति करते हैं तो चुंबकीय बल भी होगा, क्योंकि नाभिक से निकलते हैं तो फिर इस पर एक नाभिक बल भी कार्य करेगा। तो इस प्रकार से ये जो बल होता है ये इसी घटना के अंदर ही उत्पन्न होता है। ये जो बल होता है वो लघु परास बल होता है, यानी कि नाभिक तक ही ये सीमित है। नाभिक के बाहर कण का उत्सर्जन होता है उसी तक के लिए सीमित है। लेकिन इस बल की तीव्रता जो गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, उन दोनों से ज़्यादा होती है। तो लघु परास बल है ये। यह लघु परास बल है और गुरुत्वाकर्षण तथा विद्युत चुंबकीय बल
दोनों से तीव्र होता है। चौथा जो बल है चौथा बल जिसको हम कहते हैं नाभिकीय बल। तो जो क्षीण बल जो मैंने अभी आपको तीसरे नंबर का बताया था उसको दुर्बल नाभिकीय बल भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, दुर्बल नाभिकीय बल, क्षीण बल है अथवा दुर्बल बल। नाभिकीय बल नाभिक में न्यूक्लियोनों को एक साथ बांधे रखने के लिए कार्यरत बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अब मैंने इसमें लिखा न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन क्या होते हैं? नाभिक के कण। नाभिक के कण जैसा कि आप जानते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच इन सब कणों को नाभिक में बांधे रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता पड़ती है हम उसी बल को नाभिकीय बल कहते हैं। तो न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियन का अर्थ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो बल होता है यह बल सदैव आकर्षण बल होता है। प्रोटॉन सभी धनावेशित होते हैं, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो अब ये बल ऐसा होना चाहिए जो उस प्रतिकर्षण बल से भी बहुत ज़्यादा हो, तभी उन कणों को एक साथ बांधे रख सकता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं बल्कि और कण भी नाभिक के अंदर होते हैं, उन सभी कणों को बांधे रखने की इसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये कण जो होता है, बल होता है, वो हमेशा आकर्षण बल होता है। यह अति लघु परास बल होता है। इसका मतलब क्या है कि ये बल केवल नाभिक में ही काम करता है, नाभिक से बाहर ये बल कार्य नहीं करता है। जो नाभिक में ही कार्य करता है। तो नाभिक बहुत छोटा होता है, परमाणु से भी बहुत छोटा होता है। जो परमाणु का एक छोटा सा पार्ट है जो नाभिक होता है। सभी न्यूक्लियन पर समान नाभिकीय बल कार्य करता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सब पर बराबर होता है। तो अभी यहाँ पर लिखें ये प्रोटॉन प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन। P मीन्स प्रोटॉन, N मीन्स न्यूट्रॉन। तो इस पर सब पर बराबर बराबर बल कार्य करता है।
यह बल प्रकृति का सबसे प्रबल होता है। इसका अर्थ क्या है कि अभी तक जो आपने 3 और बल पढ़े थे इससे पहले, उन सब से भी ये स्ट्रांग होता है जो भाई, तो स्ट्रांगेस्ट फोर्स है जो भाई नेचर का। यह बल न्यूक्लियॉन के चक्रण पर निर्भर करता है। स्पिन यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस तरीके से भी है, तो ये स्पिन पर डिपेंडेंट होता है। और बाकी का ये बल का कारण क्या है, क्यों होता है, क्या इसका फॉर्मूला है, ये अभी तक ज्ञात नहीं है। अभी तक इसके बारे में ऐसा कोई निश्चित कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे कि हम इस बल को ज्ञात कर सकें। वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के सूत्र दिए हैं, लेकिन उन सभी सूत्रों में अभी कोई भी उपयुक्त सूत्र नहीं है जो नाभिकीय बल को समझा सके। तो ये एक खोज का विषय है। तो ये हैं प्रकृति के मूल बल। अब मैं बता रहा हूँ आपको प्रकृति के संरक्षण नियम। मौलिक नियम, फंडामेंटल रूल्स ऑफ नेचर। इन नियमों के अंदर 3 तरह के हैं आपके भाई। नंबर 1 है इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम में क्या है, ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती हैं और न उत्पन्न की जा सकती हैं, बल्कि से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। कुल ऊर्जा सदैव नियत होती है। इसे ही हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये मौलिक नियम है और ये नियम हर किसी भौतिक घटना के अंदर अप्लाई होता है। तो जो प्रकृति की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी आप इसमें देखते हैं कि भाई इसमें जैसे भी ऊर्जा बहुत तरह की, बहुत प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, ऊष्मा ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, अणु ऊर्जा, यानी कि पूरा ब्रह्मांड क्या है कि ऊर्जा से ही भरा पड़ा है। तो इन ऊर्जाओं का आपस में कन्वर्जन होता रहता है, चेंज होती रहती है। लेकिन जो ऊर्जा, टोटल जो एनर्जी है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। एक ऊर्जा बढ़ सकती है, दूसरी घट सकती है, ये तो हो सकता है, ये तो पॉसिबल है, लेकिन इनका नष्ट होना या इनका उत्पन्न होना ये पॉसिबल नहीं होता है। जब एक सिस्टम की ऊर्जा बढ़ती है तो दूसरे सिस्टम की ऊर्जा
घट जाती है। तो एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा में कन्वर्जन। अभी जैसे ये पंखे हैं, बिजली है, तो इसमें क्या है कि ये विद्युत ऊर्जा आती है और यही ऊर्जा इसमें जैसे पंखा लगा हुआ है तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। अगर आपके पास बल्ब है तो ये प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो विद्युत ऊर्जा ही अनेक ऊर्जाओं के अंदर परिवर्तित हो रही है। तो भाई दूसरा है संवेग। संरक्षण का नियम। इसमें क्या है, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में निकाय का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। तो जितनी भौतिक घटनाएं घटित होती हैं उनमें ये नियम लागू होता है। जैसे किसी बम का फट जाना, किसी टायर का फट जाना, या वस्तुओं का आपस में टूटना, या वस्तुओं का आपस में टूट के मिल जाना, तो रॉकेट का चलना, आपके जितने भी आपके जो पटाखों में जो फायरवर्क्स होते हैं उनमें भी ये नियम लागू होता है। तो उनमें क्या होता है कि भाई हम उसको रासायनिक ऊर्जा होती है और वो उसकी गतिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होती है। पहले कोई उस पर संवेग का मान शून्य होता है स्थिर अवस्था के अंदर, जब गतिमान होता है तो वही उसके अंदर एक या दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो उनका जो कुल संवेग होता है वो प्रारंभिक संवेग के बराबर होता है। इस समय उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है। तो बाह्य बल अनुपस्थित होंगे तभी ये संवेग का संरक्षण रहता है। जो दो वस्तुओं का आपस में टकरा जाना, इसमें भी संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। जो तो जितनी भौतिक घटनाएं होती हैं इनके अंदर भी इस नियम का पालन किया जाता है। तीसरा जो नियम है वो है आवेश संरक्षण का नियम। इसमें क्या है, किसी या कहिए कि विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। मैंने देखो निकाय का मतलब होता है जहाँ पर एक वस्तु या दो वस्तुएं हों। जैसे अपना कमरा है तो एक निकाय है। जो कोई भी आप वस्तु ले लें, पानी का एक, अगर पानी को आपने एक पात्र के अंदर रख दिया तो वो निकाय बन गया। तो इस तरह का जो भी निकाय होता है उसके अंदर का जो भी उसको हम निकाय कहते हैं। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, यानी उसका अन्य से संपर्क तो हो लेकिन नहीं भी हो तो भी कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें जो भौतिक राशियों का जिन नियमों का पालन कर रहा है वो उसी निकाय के अंदर ही होना चाहिए। बाहर के निकाय से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये कहलाता है आइसोलेशन। आजकल आप जानते हैं आइसोलेशन का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, होम क्वारंटाइन कहते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर रहता है, उससे न तो कोई मिलता है न कोई उसके पास बातचीत करने के लिए आता है। तो यही आइसोलेशन कहलाता है। इसी को हम विलगित कहते हैं इसको। तो जब कोई निकाय विलगित अवस्था में होता है, यानी कि उसी के अंदर ही जो कुछ हो रहा है वो चार्ज उसी में होता रहे, तो वो विलगित निकाय कहलाता है। तो इसका जो कुल आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। तो ये तीन प्रकृति के मौलिक नियम कहलाते हैं और इन नियमों का लगभग सभी घटनाओं में या कोई ना कोई घटना होगी तो उसमें ये नियम लागू होता है।
तो ये नियम केवल आवेशों के लिए है। जहाँ पर आवेश होते हैं वहाँ पर ये नियम लागू होगा। जब आवेशित कण आपस में टकराते हैं या कोई भारी आवेशित कण अलग अलग कणों में डिवाइड हो जाता है तो फिर ये नियम लागू होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति के 3 नियमों में से किसी न किसी नियम का कहीं ना कहीं पालन जरूर होता है। इस नियम के पालन किए बगैर कोई भी घटना घटित नहीं होती है। तो आप ये 11th क्लास का पहला चैप्टर था, तो मैंने आपको इसको बताया है, समझाया। आप इसको नोट करें, इसके नोट्स बना के तैयार करें, साथ ही इसके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नियत रूप से ये डेली आपको वीडियो मिलते रहें और आप अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छा पढ़ें। थैंक यू।